हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। तो ये हमारा पॉलिटी का आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, आज आप जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो भी टाइमलाइन थी उसका कंपोजिशन भी देखा था, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब फॉर्म हुई थी ये भी हमने देखा था। ठीक है, जैसे कि आप सबको भी पता है कि भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नवंबर 1946 को क्या हुई थी भैया, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ठीक है, अंडर द कैबिनेट मिशन। ठीक है, बेसिकली 3 मेंबर मिशन था। ठीक है, ये आया था भैया 24 मार्च 1946 को। इसने अपना जो भी प्लान है वो पब्लिश किया था भैया 16 मई 1946 को। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन ने क्या रिजेक्ट किया था भैया, मुस्लिम लीग की जो टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाली जो डिमांड थी वो क्या की थी भैया, रिजेक्ट की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, चेयरमैन वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एंड अदर्स भी पोर्शन आज क्या कर लेंगे, हम कवर कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर्स की अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और भी कुछ पूछना चाहते हो एग्जाम रिगार्डिंग, जिनकी ज्वाइनिंग क्रीज होगी वो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फिर इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो फिर वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी भैया नवंबर 1946 को। ठीक है, उसके बाद देखो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है। ठीक है, अब वर्किंग चालू हो गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है भैया डे। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो भैया सिर्फ 207 मेंबर्स ने ही अटेंड की थी। कितने लोगों ने अटेंड की थी भैया, 207 मेंबर्स ने अटेंड की थी। क्यों भैया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी उसको बॉयकॉट कर दिया था। क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, ये जो 207 वाला आंकड़ा है भैया आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ये एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है, कोई छोटी मोटी एग्जाम हो, जैसे कि एफएफसी में भी एफएफसी में जैसे कि वन लाइनर में आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कब हुई थी, was held on the 9 December 1946. It was attended by the 207 members. ठीक है, और मुस्लिम लीग ने क्या किया था भैया, मुस्लिम लीग ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग है वो क्या की थी, बॉयकॉट की थी। कि बॉयकॉट की थी भैया, क्योंकि इनकी वही वही फिर से डिमांड थी कि भैया हमको क्या चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए, और सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, ये इनकी डिमांड थी। ठीक है, ये डिमांड उस वक्त एक्सेप्ट नहीं हुई होंगी, इसलिए इन्होंने क्या किया होगा भाई, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग है उसको बॉयकॉट कर दिया था। ठीक है, तो कितने मेंबर ने अटेंड की थी भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग, तो 207 मेंबर्स ने क्या की थी भैया, अटेंड की थी। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, और भैया इसी यानी 9 दिसंबर 1946 को क्या होता हो जाता है भैया, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टेम्पररी चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। टेम्पररी चेयरमैन इलेक्ट किया जाता है। और अब ये जो टेम्पररी चेयरमैन ये कौन थे भैया, ये थे भैया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे भैया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। एक क्या थे, टेम्पररी चेयरमैन 9 दिसंबर 1946 को इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, एक कोई तो भी फ्रेंच प्रैक्टिस थी, उसको फॉलो करके इनको इलेक्ट किया गया था एज ए टेम्पररी चेयरमैन। ठीक है, अब इनको ही क्यों इलेक्ट किया गया था भैया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, क्योंकि भैया ये क्या थे, ओल्डेस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इसलिए उनको एज ए टेम्पररी चेयरमैन करके इलेक्ट कर दिया गया था। कब, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात थोड़ी ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको बेसिकली 9 दिसंबर में क्या ध्यान में रखना है भैया, 207 मेंबर्स, मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट क्योंकि पाकिस्तान वाला इशू था, तो 207 वाला ध्यान में रखना। ठीक है, ओल्डेस्ट मेंबर कौन था भैया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे भैया, इनको एज ए टेम्पररी चेयरमैन करके इलेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, कौन सी प्रैक्टिस फॉलो की थी भैया, बेसिकली फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करके इनको इलेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को क्या होता है भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का एज ए परमानेंट चेयरमैन करके इलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखो भाई, दो सेपरेट डेट्स पे वीटी कृष्णमचारी एंड एससी मुखर्जी को एज ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का वाइस चेयरमैन करके या फिर वाइस प्रेसिडेंट करके इलेक्ट कर दिया जाता है।
ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, जो वीटी कृष्णमाचारी है भैया ये अलग डेट पे इलेक्ट हुए थे, और जो एससी मुखर्जी है ये भी अलग डेट पे इलेक्ट हुए थे। तो क्या हम कह सकते हैं बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 2 वाइस चेयरमैन एंड 1 चेयरमैन था, इनडायरेक्टली अगर कहे तो। ठीक है ना, देखो 2 वाइस चेयरमैन, एक है भैया वीटी कृष्णमाचारी और दूसरे थे भैया एससी मुखर्जी, और परमानेंट चेयरमैन कौन थे भैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की डेट, किस डेट को इलेक्ट कर दिए गए थे भैया, था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जस्ट मान लो कि आपको एग्जाम में अगर अभी क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो आपका जवाब क्या रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेगा या सच्चिदानंद सिन्हा रहेगा। ठीक है, अगर आप मुझसे अगर पूछते हो तो भैया द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मैं तो यही आंसर लिखूंगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि जो भी यूपीएससी या फिर जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका ऑफिशियल आंसर क्या रहता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हो कि सर कि हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो भाई मैं सच्चिदानंद सिन्हा के ही क्या कर दूंगा, यानी टिक कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या ये बात सच है भैया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 2 वाइस चेयरमैन एंड 1 चेयरमैन था? जी हाँ भैया, ये भी बात सच है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है कि जो वाइस चेयरमैन थे वो 11 दिसंबर 1946 को इलेक्ट नहीं हुए थे, वो दोनों अलग डेट पे इलेक्ट हुए थे, इनकी डेट इतनी मायने नहीं रखती है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो परमानेंट चेयरमैन करके 11 दिसंबर 1946 को इलेक्ट किए गए थे। ठीक है, उसके बाद देखो भाई 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को क्या हो जाता है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक रिजोल्यूशन लाया जाता है, उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या है भैया ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? देखो भैया डेट ध्यान में रखना, नवंबर 1946 को क्या हुआ था भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी भैया, फर्स्ट मीटिंग हुई थी। उसके बाद भैया 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था भैया, परमानेंट चेयरमैन। ठीक है, उसके बाद भैया 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये ऐसे डेट इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आया था भैया 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था भैया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था। किसने प्रेजेंट किया था भैया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया था। कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसको क्या कर दिया गया था, प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करने वाली थी भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करने वाली थी भैया, फ्रेम करने वाली थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है उसके फंडामेंटल्स एंड उसकी फिलोसॉफी क्या रहेंगी इसके बारे में जानकारी दी गई थी। बेसिकली उसमें क्या फंडामेंटल्स रहेंगे और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या रहेगी, ये किस में दिया गया हुआ था भैया, ये दिया गया हुआ था भैया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी के बारे में कौन बात करता है भैया, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बात करता है। ठीक है, ये फिलोसॉफी क्या है और फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है भैया, ये हम प्रीएम्बल में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, वहाँ पे फिलोसॉफी आ जाएगी तो वहाँ पे हम काफ़ी अच्छी तरीके से इन डेप्थ में डिग कर लेंगे और उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर भी कर लेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ यही बात ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भैया फंडामेंटल एंड फिलोसॉफी थी, किस बात की, हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहे हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहा गया था फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपने बुक्स अपने पास रखी होंगी और वो बुक्स ओपन होगी। ठीक है, तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कहा गया था कि भैया इंडिया जो है अब से सोवरियन रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा और रिपब्लिक रहेगा। ठीक है, ये कीवर्ड्स ध्यान में रखना, सोवरियन, इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा बाद में मैंने क्यों ध्यान में रखने के लिए कहा था। ठीक है, तो बोल रहे कि भैया इंडिया सोवरियन रहेगा, इंडिपेंडेंट इंडिया और रिपब्लिक रहेगा, ऐसा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया था। और भैया फ्यूचर के गवर्नेंस के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी अपना ड्रॉ करेगा। ठीक है, तब बेसिकली देखो सोवरियन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलो मान लो भैया इस सर्कल है, एक सर्कल है और एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल में आप रहते हो, आप देखो भैया सर्कल के बाहर भी एक्सप्लेयर कर रहे हो, तो क्या हो गया भैया, आपको किसी के इजाजत की क्या है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए भैया सोवरियन, यानी इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यानी आप अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर बिना किसी की इजाजत के क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। आपके
ऊपर कोई नहीं है, जो भी हो आप खुद ही हो। लेकिन अब यहाँ पे देखो, आपके बाहर भी एक सर्कल है, आप इंटरनली मैटर खुद क्या कर रहे हो भाई, डिसाइड कर पा रहे हो, लेकिन आउटर मैटर अगर डिसाइड करने है तो इस सर्कल की क्या लेनी पड़ेगी, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसे कहा जाता है डोमिनियन, इसे कहा जाता है डोमिनियन। यानी आपके ऊपर भी कोई अथॉरिटी बैठी हुई है। ठीक है, जैसे कि मान लो भैया कि डोमिनियन यानी क्या होता है, जैसे मान लो ये है वो भैया, आप क्या कर रहे हो भैया, जॉब कर रहे हो। अब आप आपके जॉब में कुछ भी नहीं कर सकते मनमानी से। ठीक है, आपके ऊपर जो बॉस होंगे उसको उसकी आपको क्या लेनी पड़ती है भैया, परमिशन लेनी पड़ती है। तो आप सोवरियन हो गए क्या भैया, नहीं, डोमिनियन हो गए। ठीक है, आपका जो स्टेटस रहेगा वो एज ए डोमिनियन स्टेटस रहेगा। ठीक है, लेकिन मान लो आपका बॉस है, उसकी खुद की कंपनी है, उसको जो भी करना है भाई वो अपने मन के हिसाब से कर सकता है, तो भैया सोवरियन हो गया, उसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जैसे कि इंडिया क्या है भैया, अभी सोवरियन है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि इंडिया को अपनी फॉरेन पॉलिसी बनानी है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए इंडिया को किसी की परमिशन की जरूरत है क्या भैया, नहीं भैया, यूएसए से परमिशन लेनी पड़ेगी, यूके से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं भैया ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है भैया ऐसा, क्योंकि इंडिया क्या है भैया, सोवरियन है। डोमिनियन है क्या, नहीं। अगर इंडिया डोमिनियन अगर होता, जैसे कि मान लो ब्रिटिश काल में प्रिंसली स्टेट्स थे, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो प्रिंसली स्टेट्स क्या थे भैया, ये प्रिंसली स्टेट्स है, अपने इंटरनल मैटर क्या कर सकते थे, तो क्या कर सकते थे, वो हैंडल कर सकते थे। ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल मैटर में क्या था भैया, उनको ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये क्या हो गए भैया, डोमिनियन हो गए, सोवरियन हो गए क्या, नहीं। सोवरियन यानी क्या, आपके ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, जो चाहे आप कर सकते हो, आपको किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। और रिपब्लिक का मीनिंग क्या है भैया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया अगर बात करें तो रिपब्लिक का मीनिंग होता है भैया कि इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट क्या है भैया, इलेक्टेड है। ठीक है, तो भैया कौन है हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का, प्रेसिडेंट। क्या है भैया, प्रेसिडेंट इलेक्टेड है। ठीक है, मोनार्की है क्या ब्रिटेन जैसी इंडिया में, ठीक है, मोनार्की नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इंडिया का रिपब्लिक, रिपब्लिक इन द सेंस इंडिया का ऐसा होता है कि हेड ऑफ द स्टेट क्या है भैया, इलेक्टेड है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया था भैया इंडिया का है आपसे सोवरियन है, इंडिपेंडेंट है और रिपब्लिक है। ठीक है, उसके बाद देखो भैया कि जो यूनियन, बेसिकली यूनियन बनाया गया या फिर बनेगा, किस चीज का यूनियन बनाया बनेगा, ये इसमें दिया हुआ है, देखते हैं। ठीक है, वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कॉम्प्राइज ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया, ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि भैया उस वक्त, ठीक है, यानी जो टेरिटरीज थी ब्रिटिश इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया क्यों बोला गया भैया, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया की क्या थी भैया, हम कॉलोनी थे इसलिए। ठीक है, तो जो भी टेरिटरीज है भैया ब्रिटिश इंडिया की, वो आज से क्या बन जाएगी भैया, इंडियन स्टेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, इंडियन स्टेट फॉर्म हो जाएंगे उनकी। ठीक है, इसके अलावा भैया वो बोल रहे हैं कि अगर कोई स्टेट आउटसाइड द इंडिया है या फिर कोई टेरिटरी आउटसाइड द इंडिया है, वो अगर इंडिया में अगर मर्ज होना चाहती है या फिर इंडिया में आना चाहती है, तो क्या कर सकते हैं भैया, आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई स्टेट्स या फिर ऐसी कोई टेरिटरी अगर आना चाहते तो उनका हम क्या बनेंगे भैया, उनको हम कॉन्स्टिट्यूटेड करेंगे इनटू द इंडिपेंडेंट सोवरियन इंडिया। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि, चलो एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी आगे थे, कि वेयर इन द टेरिटरीज दैट नाउ कॉम्प्राइज ब्रिटिश इंडिया, द टेरिटरीज दैट नाउ फॉर्म द इंडियन स्टेट एंड सच अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आर आउटसाइड India are outside India, and the states as well as other territories are willing to be constituted into independent sovereign India shall be union of them। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं भैया कि अभी जो ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी है वो आज से एज ए इंडियन स्टेट करके फॉर्म हो जाएंगी। इसके अलावा कोई स्टेट अगर इंडिया के बाहर है, ठीक है, या फिर कोई टेरिटरीज जो इंडिया के बाहर है, अगर वो सोवरियन इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। वो आते हैं तो हम उनका क्या बना देंगे भाई, एक यूनियन बना देंगे। समझ में आ रहा है भैया, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, तो जो भी बेसिकली स्टेट्स थे वो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज थी। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कि जो भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज है वो आज से क्या हो जाएंगी भैया, या फिर यहाँ से आगे चल के वो क्या बन जाएगी, इंडियन स्टेट्स में फॉर्म होनी हो जाएंगी। इसके अलावा बोल रहे कि भैया कोई इंडिया में अगर स्टेट नहीं, जैसे कि मान लो कि सिक्किम इंडिया का भाग नहीं है, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं सिक्किम को भाई अगर आप आना चाहते हो तो सोवरियन इंडिपेंडेंट इंडिया में आ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोई और टेरिटरीज होंगी वो भी इंडिया में आना चाहती है, भैया हाँ तुम भी आ सकते हो। ठीक है, आप सबका मिलके हम क्या बना देंगे भाई, एक यूनियन बना
देंगे। तो ऐसे ये बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखो फिर, वेयर इन द सेड टेरिटरीज यानी जो ये जो टेरिटरीज हैं जिनकी हमने बात की है, इन टेरिटरीज के बारे में बात कर रहे हैं। वेयर इन द सेड टेरिटरीज वेदर विद देयर प्रेजेंट बाउंड्रीज or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of Constitution shall possess and retain the status of autonomous unit together with the residuary powers and exercise all powers and functions of government and administration से बेसिकली बोल रहे भैया कि जो भी ये स्टेट रहेंगे ना भैया, ठीक है, विद देयर प्रेजेंट बाउंड्री या फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा कोई बाउंड्री ड्रॉ की जाती है, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उनकी जो भी बाउंड्री डिमार्केट की जाती है भैया, उन सबको क्या मिलेगा भैया, अगर वो ऐसे रहना चाहते हैं तो वैसे भी रह सकते हैं। यानी बेसिकली ये बोल रहे हैं कि भैया बाउंड्रीज में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो भैया उनकी प्रेजेंट बाउंड्री के साथ है, कोई बात नहीं, कॉन्स्टेंट असेंबली के द्वारा उनकी बाउंड्री की या फिर बदल दी जाती है, तय की जाती है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अगर बाउंड्री में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो भाई उन सबको क्या मिलेगा भैया, एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा उनको, बेसिकली उनको एक ऑटोनोमस यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा और उनको एक ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा। और साथ ही साथ उनको रेसिड्यूरी पावर्स भी रहेंगे। क्या रहेंगे, साथ ही साथ उनको रेसिड्यूरी पावर्स रहेंगे, ठीक है। उनको सिर्फ वो पावर्स नहीं मिलेंगे जो यूनियन या फिर सेंटर को असाइन किए गए हुए हैं, ठीक है। वो पावर्स वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी सभी पावर्स क्या कर पाएंगे, वो एक्सरसाइज कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि भैया जो भी ये बात की हुई टेरिटरीज है ऊपर वाली, ठीक है, ये टेरिटरीज, ठीक है, इनके बारे में बात कर रहे हैं, से टेरिटरीज, ठीक है, उनके प्रेजेंट बाउंड्री के साथ अगर रहती है तो भी ठीक, या फिर कॉन्स्टेंट असेंबली के द्वारा उनके बाउंड्रीज में अगर कुछ बदलाव किए जाते हैं या फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, उसके अनुसार अगर कुछ चेंजेस किए जाते हैं तो उनकी बाउंड्रीज में चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन भाई चेंजेस आने के बाद भी हम उसको क्या बना देंगे, एक ऑटोनॉमस यूनिट्स बना देंगे और उनको रेसिड्यूरी पावर्स भी मिलेंगे और वो क्या कर पाएंगे भैया, सभी पावर्स एंड फंक्शंस जो है जैसे गवर्नमेंट के रहते हैं वो एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन जो पावर सेंटर को या फिर यूनियन को असाइन की गई है वो पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो अथॉरिटी रहेंगी या फिर जो पावर मिल रही है, ठीक है, ये कहाँ से डिराइव होगी भैया, ये होगी भैया पीपल से डिराइव। यानी ये बोल रहे हैं भैया कि ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सोवरियन इंडिपेंडेंट इंडिया its constant parts and organs of government are derived from the people। तो बेसिकली बोल रहे हैं भैया कि जो भी पावर गवर्नमेंट को मिलेगी, जो भी इसकी कॉन्स्टेंट पार्ट्स है, ठीक है, सॉरी, इन सबकी पावर कहाँ से डिराइव होंगी, पीपल से। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन रहेगा भैया, पीपल रहेगा। कौन रहेगा, पीपल रहेगा। ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये बात करते हैं भैया कि हम क्या गारंटेड कर देंगे भैया, जस्टिस गारंटी कर देंगे, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस गारंटेड रहेगा भैया। उसके बाद भैया इक्वेलिटी रहेंगे भैया, ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ भी रहेगा। उसके अलावा बोल रहे भैया कि फ्रीडम रहेगा भैया, फ्रीडम ऑफ थॉट रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा, बिलीफ रहेंगे, फेथ, वर्शिप, वोकेशन यानी आप कोई भी पेशा कोई भी बिजनेस कर सकते हो, ठीक है, एसोसिएशन एंड एक्शन। लेकिन से सब्जेक्ट रहेगा भैया किस चीज के लिए भैया, पब्लिक मोरालिटी के लिए, इस चीज के लिए पब्लिक मोरालिटी के लिए, ठीक है। पब्लिक मोरालिटी के लिए क्या रहेगा भैया, इसके लिमिटेशंस रहेंगे बेसिकली, ठीक है, सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी। यानी कैसे रहेगा, जैसे मान लो कि आप लॉ नहीं तोड़ सकते सबसे पहली बात, ठीक है। और पब्लिक मोरालिटी यानी कैसे होता है भाई, कि मान लो कि बस स्टेशन है, ठीक है, अभी आपको फ्रीडम है, आप जो चाहे कर सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पब्लिक प्लेसेस पे जाके आप क्या गालियाँ दो, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करो, ताकि पीपल्स को यहाँ पे जो भी खड़े हैं बस स्टेशन पे, आप गए और उनको एब्यूजिव लैंग्वेज में गालियाँ बक दी है, फिर गालियाँ बक दी, ठीक है। तो ये क्या होगी भैया, पब्लिक मोरालिटी होगी। पब्लिक को क्या हो रही है, हानि पहुंच रही है, यानी सोसाइटी का एटमोस्फियर जो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, खराब हो रहा है, ठीक है। तो आपको बेसिकली जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रीडम रहेगा भैया, फ्रीडम भी रहेगा, लेकिन वो सब्जेक्ट रहेगा लॉ,
उस फ्रीडम से लॉ नहीं वायलेट होना चाहिए भैया, और पब्लिक की मोरालिटी भी वायलेट नहीं होनी चाहिए, बेसिकली यहाँ पे कहा गया है। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद भैया ये बोल रहे हैं कि भैया उसके बाद एडिक्वेट सेफगार्ड्स भी रहेगा। किसको रहेगा भैया? शेड्यूल कास्ट को रहेगा, शेड्यूल ट्राइब्स को रहेगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। हम क्या प्रोवाइड करेंगे भैया? इनकी तरक्की के लिए हम क्या करेंगे? कुछ सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये क्या कर सके, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर बाकी जो मेजोरिटी है उनसे क्या कर पाओगे भैया? compete कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशन एक आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस, ST SC OBD ये आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद देखो भैया ये बोल रहे कि भैया कि हम मेंटेन करेंगे हमारी इंटीग्रिटी, ठीक है। जो भी हमारे सोवरियन राइट्स है, लैंड, सी, ठीक है, एयर के ऊपर, ठीक है, जो भी सिविलाइज नेशन है उनके अनुसार जो लॉ बनता है उसके हिसाब क्या करेंगे भैया? हम अपनी मेंटेन करेंगे इंटीग्रिटी, और हम क्या करेंगे भैया? वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे। क्या करेंगे हम? वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे, ठीक है। ये सभी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में दिया गया हुआ है, ठीक है। आई होप कि आपका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन समझ में आया होगा, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, एक बिल्कुल क्विकली हम क्या कर लेते हैं भैया? समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में किसकी बात की थी भैया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है उसके फंडामेंटल्स एंड फिलोसॉफी क्या रहेंगी उसके बारे में बात की गई थी। बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में बताया गया था कि इंडिया आज से या फिर यहाँ से आगे चल के सोवरियन, इंडिपेंडेंट एंड रिपब्लिक रहेगा भैया, ठीक है। जो भी ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज थी अब तक, वो भैया उनके बन जाएगी इंडियन स्टेट्स, ठीक है। उसके अलावा इंडियन स्टेट के आउटसाइड में कुछ स्टेट है इंडिया के, या फिर आउटसाइड टेरिटरीज है, अगर वो इंडिया में आना चाहती है, सोवरियन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक इंडिया में आना चाहती है, तो भाई उनका स्वागत रहेगा। उन सबका मिलके हम यूनियन बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं भैया कि जो भी टेरिटरीज है, जो सेड टेरिटरीज है, ये ऊपर वाली हमने बात की ना, ये वाली, इनको इन टेरिटरीज को क्या देंगे कि दे देंगे भैया, अगर उनकी बाउंड्री प्रेजेंट में जैसी बाउंड्री है अगर वैसी रही थी तो भी ठीक भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा अगर उसे अल्टर किया जाता है तो भी ठीक भैया, या फिर फंडामेंटल जो लैंड रहेगा, लॉ रहेगा हमारा, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी अगर उसके चेंजेस हो जाते हैं तो उसमें अगर चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, चेंजेस हो सकते हैं। अगर ऐसे चेंजेस भी होने के बाद हम उनको एक ऑटोनॉमस स्टेटस दे देंगे, या फिर उनका एक ऑटोनॉमस यूनिट बना देंगे, ठीक है। और उनको कुछ रेसिडरी पावर्स भी रहेंगी जैसे गवर्नमेंट को रहती है, जैसे गवर्नेंस करने के लिए रहते हैं, और वो सभी पावर जैसे गवर्नेंस में गवर्नमेंट को रहती है, वो सभी पावर वो क्या कर पाएंगे? एक्सरसाइज कर पाएंगे। लेकिन ऐसी पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या फिर किसी और एक्ट के द्वारा सेंटर को दी गई है, वो पावर वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे उन, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अभी ये जो पावर डिराइव की जाएंगी गवर्नमेंट की वगैरह, ठीक है, वो कहाँ से डिराइव की जाएंगी भाई? पीपल से डिराइव होंगी, यानी अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कौन रहेगी भैया? पीपल रहेगा। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भैया हम गारंटीड करेंगे जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। प्रीएम्बल में बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ लेंगे, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इक्वेलिटी भैया रहेंगी, यानी इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रहेंगी गवर्नमेंट जॉब्स में, इक्वेलिटी बिफोर लॉ भी रहेगा, और फ्रीडम भी रहेगा भैया, जैसे फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, वोकेशन, ठीक है। जो पेशा आप अपनाना चाहते हो अपना सकते हो, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, ठीक है। लेकिन ये सब्जेक्ट रहेगा भैया लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी के लिए, ठीक है। जो भी बैकवर्ड क्लासेस है भैया उनकी तरक्की के लिए हम एडिक्वेट सेफगार्ड्स भी क्या कर देंगे? दे देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे भैया? जो भी हमारी सोवरियन राइट्स है, ठीक है, वेदर इट इज इन एयर पे हो, सैंड पे हो, लैंड पे हो, या फिर सी पे हो, हम मेंटेन करेंगे, और हम क्या करेंगे भैया? वर्ल्ड पीस के लिए काम करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया भैया? तो ये था भैया बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था भैया 13 दिसंबर 1946 को, और इसे अडॉप्ट किया गया था। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, यहाँ ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और डेट्स क्या है भैया? सॉरी, थोड़ा जब पढ़ाने बैठता हूँ फ्लो में इधर उधर हो जाता हूँ, कई बार चीज़ें रिपीट भी हो जाती है, तो उसके लिए तहे दिल से मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। एनीवे, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो लाया गया था भैया 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, और उसे अडॉप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। एक ऐसी चीज़ थी भैया जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में यूनानिमसली पास हुई थी या फिर अडॉप्ट की गई थी। बेसिकली इस चीज़ पे सभी लोग सहमत थे, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ भाई, ठीक है।
इजीली क्या कर दिए भी, यूनानिमसली इसको एडॉप्ट किया गया। ठीक है, ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का भाई मॉडिफाइड वर्जन है प्रीएम्बल। हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, प्रीएम्बल को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रीएम्बल क्या भैया, ऑब्जेक्टिव वर्जन है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का। इसलिए कहा था सर ध्यान में रखना, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन यानी सोवरियन, इंडिपेंडेंट और रिपब्लिक। जब आप प्रीएम्बल पढ़ोगे तब वहां पे कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स आपको ऐड दिखेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि भैया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कौन से कीवर्ड थे या फिर एक्स्ट्रा कीवर्ड कौन से ऐड हुए प्रीएम्बल में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे थोड़ा एनालिटिकली पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये था भैया हमारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, हु ब्रॉट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू। एनीवे आगे बढ़ते, उसके बाद देखो भैया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था। इसने क्या चेंजेस किए बेसिकली ये देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या हुआ था भैया, जैसे कि आपको पता है कि मुस्लिम लीग ने विड्रू वगैरह किया था। मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर्स थे वो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठे नहीं रहे थे। ठीक है, प्रिंसली स्टेट भी वही गायब ही था। ठीक है, तो क्या होता है भैया, जून 3 1947 को माउंटबेटन प्लान आ जाता है। तो माउंटबेटन प्लान क्या था भैया, तो ये था भैया माउंटबेटन प्लान था, क्या प्लान था कि भैया कंट्री के पार्टीशन का। माउंटबेटन प्लान किससे रिलेटेड था, पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कब आया था भैया, जून 3 1947 को आया था। ठीक है, जैसे ये प्लान आता है भैया, जो भी बचे कुचे लोग हैं जैसे कि अदर प्रिंस, जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट्स के, अब तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपनी सीट नहीं ले रहे थे, उन्होंने अपनी सीट लेना चालू कर दी है। ठीक है, मुस्लिम लीग के जो भी मेंबर थे लेकिन इंडियन डोमिनियन से, ये बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है पढ़ते वक्त। ठीक है, आप वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो इंडियन डोमिनियन से, बेसिकली इंडिया की टेरिटरी में जो आते थे, इंडियन डोमिनियन से। ठीक है, उन्होंने भी क्या कर दिया भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपनी सीट ले ली। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी हो सकता है। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान कब आया था भैया, 3 जून 1947 को पार्टीशन ऑफ कंट्री का था। ठीक है, जैसे भी ये प्लान आता है, जो भी बचे कुछ लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आ नहीं रहे थे, उनके भी कुछ अपने इश्यू थे, उसने यहाँ पे अपनी सीट क्या ग्रैब कर ली थी। उसके बाद देखो भाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, इसने कुछ चेंजेस किए थे। तो क्या चेंजेस किए थे भैया, तो सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिया था भैया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उससे फुल सोवरियन बॉडी बना दिया था। ठीक है, द असेंबली वॉज मेड फुल्ली सोवरियन बॉडी। क्या बन गई थी भैया, हमारी असेंबली फुल्ली सोवरियन बॉडी बन गई थी। डोमिनियन थी क्या भैया, नहीं थी। अब क्या थी, फुल्ली सोवरियन बॉडी बन गई थी। अब वो असेंबली जो चाहे वो कर सकती थी, उसे ब्रिटिशर्स की परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। अगर डोमिनियन रहती तो भैया कुछ मैटर्स में किसकी जरूरत पड़ती थी, हमें ब्रिटिशर के परमिशन की जरूरत पड़ती थी। इसलिए जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, ठीक है, वैसे क्या हो जाती है भैया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो फुल्ली सोवरियन बॉडी बन जाती है। ठीक है, यानी कि जो चाहे वो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कर सकती थी। ठीक है, तो देखते, द असेंबली वाज मेड ए फुल्ली सोवरियन बॉडी व्हिच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज प्लेस। ठीक है, यानी अब वो जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकती थी। ठीक है, और इसको एक बार इसको ये भी पावर मिल गई कि भैया जो भी ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया के रिलेशन में, उसको ये एब्रोगेट कर सकती थी अब भैया, और अल्टर भी कर सकती थी। यानी ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए जो पहले जो लॉ बनाए थे, अभी उसको ये क्या कर सकती थी भैया, एब्रोगेट भी कर सकती। ये भी पावर इसको मिल गई थी। समझ में आ रहा है भैया, तो क्या बना दिया था भैया, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसने क्या कहता है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसको फुली सोवरियन बॉडी बना दी थी। ठीक है, जैसा चाहे वैसा कॉन्स्टिट्यूशन अब एडॉप्ट कर सकती थी। और जो भी ब्रिटिशर्स ने हमारे लॉ बनाए थे, ठीक है, अगर उसको लगता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिलीवेंट नहीं है भैया, ये अच्छे नहीं है, तो उसको क्या कर सकती, अब्रोगेट या फिर अल्टर भी कर सकती थी। ठीक है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, इसे दो लेजिस्लेटिव बॉडी बताए जहाँ पे कायदा कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, लेजिस्लेट किया जाता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई है। ठीक है, लेजिस्लेटिव बॉडी बनने के साथ ही इसे दो फंक्शन असाइन किए गए थे। एक तो भैया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, और दूसरा क्या थी भैया कि फ्री इंडिया के लिए या फिर जो बेसिकली ऑर्डिनरी लॉज जो है वो कंट्री के लिए एनेक्ट करना। ऑर्डिनरी लॉज क्या कंट्री के लिए एनेक्ट करना। ठीक है, क्या कहता है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना फ्री इंडिया के लिए और ऑर्डिनरी लॉज को एनेक्ट करना। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, क्वेश्चन आता है। ठीक है,
क्या बन गई थी भैया, सबसे पहले तो फुली सोवरियन बॉडी बन गई थी, उसके बाद लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई थी। लेजिस्लेटिव बॉडी यानी क्या, जहाँ पे वो लेजिस्लेट कर सकती थी, जैसे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, दो सेपरेट फंक्शन उसको असाइन कर दिए गए थे। जैसे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बताया गया था भाई आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना है, फ्री इंडिया के लिए बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसके अलावा कंट्री के लिए जो भी ऑर्डिनरी लॉज की जरूरत है वो भी बनाने हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी फंक्शन दो सेपरेट डेज पे क्या किए गए थे, परफॉर्म किए गए थे, ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बन गई भैया, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या था भैया, अभी भी डोमिनियन था, बेसिकली डोमिनियन लेजिस्लेचर बन गई थी, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया क्या कौन बन गई थी भैया, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई थी, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई जब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी करके मिलती थी तब उसे चेयर किया जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। और जब whenever Constituent Assembly met as a legislative body, it was chaired by the GV मालवनकर। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्या है, तो Constituent Assembly when met as a constituent body, it was chaired by the Dr. Rajendra Prasad, and whenever it is met as a legislative body, it was chaired by the GV मालवनकर, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और ये फंक्शन कंटिन्यू चलते रहे, कब तक चलते रहे भैया, नवंबर 26 1949 तक, जब तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट नहीं किया तब तक, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया भैया, मुस्लिम लीग ने क्या कर लिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से विड्रॉ कर लिया, ठीक है। जैसे देखो इनिशियल स्ट्रेंथ क्या थी 389, ठीक है। जैसे ही मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया भैया, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की स्ट्रेंथ बन गई भैया 299। समझ में आ रहा है भैया। अब ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस को जो ओरिजिनली थे भैया कितने सीट्स मिले थे, 296 मिले थे, ठीक है। 296 में से अब मुस्लिम लीग ने विड्रॉल करने के बाद 229 सीट्स उनको मिले थे, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को कितने सीट्स मिले थे भैया, प्रिंसली स्टेट्स को थी भैया 93 सीट्स थी, ठीक है। ओरिजिनली मुस्लिम लीग ने विड्रॉ करने के बाद इनकी सीट्स हो गई भैया 70, ठीक है। ये बात स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस बनते हैं भैया, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया इंडिपेंडेंस एक्ट ने क्या चेंजेस किए, असेंबली को फुली सोवरियन बॉडी बना दिया, लेजिस्लेटिव बॉडी भी बन गई भैया, फर्स्ट पार्लियामेंट भी बन गई फ्री इंडिया को, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी बनने के बाद दो सेपरेट फंक्शंस कौन से थे, ये ध्यान में रखना है। कांस्टेंट बॉडी करके मिलती थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयर करते थे। लेजिस्लेटिव बॉडी करके मिलती थी, जीवी मालवनकर चेयर करते थे। मुस्लिम लीग ने विड्रू करने के बाद आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि भैया इस ट्रेन में क्या बदलाव आए थे। इसके अलावा अदर फंक्शंस भी थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने परफॉर्म किए थे, जैसे कि मई 1949 को क्या किया था भैया, रेटिफाइड की थी। क्या रेटिफाइड की थी भैया, इंडियाज मेंबरशिप, कहाँ पे, कॉमनवेल्थ में, कॉमनवेल्थ में, ठीक है। अभी कॉमनवेल्थ से भी आप पे ध्यान में रखो, ठीक है। तो बेसिकली कॉमनवेल्थ क्या होता है, मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। अभी ये अब बीच में से बताना पड़ता है तो बहुत थोड़ा लेक्चर्स की लंबाई खींची जाती है और थोड़ा टॉपिक से हम भटक जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ की क्या की थी भैया, मेंबरशिप को रेटिफाइड किया था मई 1949 में। तो कॉमनवेल्थ क्या नहीं क्या होता है भैया, बेसिकली क्या ब्रिटिशर्स की जो भी कॉलोनीज थी ना, ठीक है, उनका उन सभी नेशंस का एक ग्रुप है, उसे कहा जाता है कॉमनवेल्थ नेशन, बस इतना ही ध्यान में रखो। और इसी की मेंबरशिप को रेटिफाइड किया था भैया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, कब किया था, मई 1949 को किया था। इसके अलावा भैया जुलाई 22 1946 को नेशनल फ्लैग क्या किया था भैया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एडॉप्ट किया था। उसके बाद देखो भैया जनवरी 24 1950 को नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड असेंबली हैड ए फाइनल सेशन, कब भैया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो नेशनल फ्लैग और यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो भाई 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग एडॉप्ट किया गया था, नेशनल एंथम एडॉप्ट किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट करके क्या, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुना गया था। उसके बाद भैया क्या हुआ था, असेंबली का फाइनल सेशन भी हुआ था, ठीक है। तो असेंबली की कम यानी टोटल, जब असेंबली यानी पूरे अपने कार क्या बोलते हैं उसको, कार की क्या
अपने पूरे पीरियड में असेंबली के 11 सेशंस हुए थे। कितने सेशंस हुए थे? 11 सेशंस हुए थे, जो चले थे भैया 2 years 11 months and 18 days। ठीक है, ये आप पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है भैया, इसलिए मैंने डाला है। ठीक है, तो बेसिकली हम हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था भैया, 16 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर किया था। क्या किया था? 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लोर किया था, और उसे 64 लाख का खर्चा भी आया था। ठीक है, तो बेसिकली ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 114 डेज, ठीक है, 114 डेज कंसिडर किए गए थे। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना है भाई, जैसे कि जनवरी 24 1950 को क्या हुआ था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, ठीक है, उसका फाइनल सेशन हुआ था। लेकिन इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जैसे बर्खास्त नहीं हुई थी, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट करके वर्क कर रही थी, जब तक हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और हमारी पहली पार्लियामेंट लोकसभा जो भी है बैठी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूंट नहीं हुई थी तब तक। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया भैया ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने डेज लिए थे? 114 डेज। ठीक है, ये आ सकते हैं क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा फैक्चुअल डाटा डाल दिए, बार बार पढ़ने से आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो भैया मेजर कमिटीज भी है एंड माइनर कमिटीज में, उसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, मेजर एंड माइनर कमिटीज को ध्यान में रख सकते हो पढ़ पढ़ के। ठीक है, उसके बाद देखो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी आई थी। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने बात की है ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था भैया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी को किसने लीड किया था भैया? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने। ठीक है, तो देखो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी अगस्त 29 1947 को। डेट याद रखना भैया, डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूट ऑन द अगस्त 29 1947। इट वाज अ 7 मेंबर कमेटी। ठीक है, बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने मेंबर थे भैया? 7 मेंबर थे। ठीक है, कौन कौन से 7 मेंबर थे भैया? ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला नहीं है, हम बुक में देख लेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर थे भैया, एक आम्बेडकर। ठीक है, उसके अलावा थे भैया एन गोपाल स्वामी अय्यंगर थे। उसके अलावा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे भैया। ठीक है, उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। ठीक है, उसके बाद थे भैया एन माधवा राव। ठीक है, माधवा राव ने किसको रिप्लेस किया था भैया? मित्तर। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस बन सकता है कि एन माधवा राव ने किसको रिप्लेस किया था। अगर सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के अगर वो 4 स्टेटमेंट बना देते तो वहां पे ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी वाला डाल सकते हैं कि माधवा राव माधवा राव सॉरी एन माधवा राव ने किसको रिप्लेस किया था? मित्तर ने किया था। एम ध्यान में रख सकते हो आप, माधवा राव मित्तर को रिप्लेस किया था। ठीक है, कृष्णमचारी थे भैया, कृष्णमचारी ने खैतान को रिप्लेस किया था। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, दोनों माधवा राव कृष्णमचारी के। ठीक है, यानी माधवा राव ने मित्तर को रिप्लेस किया था। ठीक है, और कृष्णमचारी ने खैतान को रिप्लेस किया था। किसको रिप्लेस किया था? खैतान को। इससे आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, फिर देखो भाई फर्स्ट ड्राफ्ट सेकंड ड्राफ्ट कब आया था? तो फर्स्ट ड्राफ्ट आया था भैया फेब 1948 को। देखो भैया ये आ सकते हैं। ठीक है, अगर वन लाइनर में नहीं आया तो भैया वो स्टेटमेंट में डाल के भी आपको दे सकते हैं, आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब लाया गया था? ठीक है, कब पब्लिश हुआ था? तो पब्लिश हुआ था भैया फरवरी 1948 को, और सेकंड ड्राफ्ट भैया अक्टूबर 1948 को। कब हुआ था? अक्टूबर 1948 को। ये बात आपको ध्यान में आया, फेब ऑफ। ठीक है, 1948 को फर्स्ट ड्राफ्ट फेब 1948, सेकंड ड्राफ्ट अक्टूबर 1948। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी भैया, इसने 6 महीने से कम का समय लिया था ड्राफ्ट प्रिपेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी है सिर्फ 141 डेज में उन्होंने क्या कर दिया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर कर दिया था। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। आपको इंटरव्यू में या फिर कहीं पे भी में भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आने की यहाँ पे संभावना बनती है। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पे है भैया कि ड्राफ्टिंग कमेटी के इतने मेंबर थे भैया, 7 मेंबर कमेटी। तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है क्या? ठीक है, ठीक है, हम कह सकते हैं, क्वेश्चन मैंने कहाँ पे भी क्लिप में भी दिखा था, शायद किसी बड़े पैनल ने पूछा था किसी आईएएस एस्पायरेंट से कि भैया कि अकेले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था? नहीं भैया।
ठीक है, उन्होंने अकेले ने नहीं लिखा था, ठीक है। बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या थे भैया, 7 मेंबर कमेटी, इनके इन सभी के सहयोग से लिखा गया था। लेकिन क्या है भैया, वो हेड कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी को, इसलिए उनको आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत से आइडियाज जो है, लेकिन हम कह सकते हैं कि मेजर कंट्रीब्यूशन उनका था, ऐसे हम कह सकते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन उनका था, इसलिए उनको कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी बहुत बड़े इंसान थे भैया, इसमें कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, ठीक है, वो कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है। मैं खाली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ से बात आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस भैया यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी मत बना देना, ठीक है। तो बेसिकली अगर एनालिटिकल देखे तो भैया उन्होंने सोलली नहीं लिखा था, ठीक है। तो वो 7 मेंबर कमेटी, इनका भी उसमें सहयोग था, ठीक है। तो ड्राफ्ट वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है। तो भैया यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। जैसे कि हमने कहा था कि लेंथ थोड़ी कम रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे भैया प्रीएम्बल, ठीक है, सैलिएंट फीचर्स वगैरह सब बहुत अच्छे से करवा देंगे आपका, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है भैया, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हाँ डिस्क्रिप्शन में सभी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल तो पढ़ो भाई, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं जल्दी, सी यू सून, हैव अ गुड टाइम।